फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे, यानी कि भूगोल के क्षेत्र में जो जो कि भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये जो क्लास है इसको मैं आपको दो पार्ट्स में प्रोवाइड करूंगा। आज के पार्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे और उसके बाद एक क्लास और आपको मिलेगी, जिसके बाद आपका इंडियन स्कूल ऑफ थॉट का जो टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट इन इंडिया, यानी कि भारत में भौगोलिक विचारों का क्रमिक विकास कैसे हुआ। तो देखिए, हमारा भारत जो है बहुत ज़्यादा प्राचीन सभ्यता वाला देश है और भारत का जो योगदान है विश्व के ज्ञान में, वो किसी भी तरह से यूनानी, रोमन या चीनी सभ्यता से कम नहीं है। यानी भूगोल में उतना ही भारतीय विद्वानों ने योगदान दिया है जितना अन्य संस्कृतियों के विद्वानों ने दिया है। इसके साथ ही देखिए, जो उपनिषद और वेद जैसे हमारे पौराणिक कार्य हैं, यानी चाहे भारत के उपनिषद हों, वेद हों, इन सब ने क्या किया है कि ज्ञान की एक भारतीय प्रणाली का विकास किया है। यानी कि भौगोलिक अध्ययनों की एक भारतीय प्रणाली विकसित हो पाई उपनिषद और वेद की वजह से। इसके साथ ही देखिए, पश्चिमी दुनिया में जो भी आविष्कार और खोजें हुई, उनका जो मूल है वो कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान की विरासत में था। यानी भारत में प्राचीन समय में नागार्जुन है, आर्यभट्ट हैं, ऐसे विद्वानों ने जो खोजें की, उन खोजों, उस ज्ञान के आधार पे ही पश्चिम जो है अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा पाया। लेकिन देखिए, भूगोल के अगर अध्ययन की बात करें तो एक औपचारिक तरीके से, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में भूगोल को तभी देखा गया जब भारत में ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए प्रयास किए। यानी कि जो ब्रिटिश काल है, वहां से भारत में भूगोल के अध्ययन की औपचारिक शुरुआत हुई। और इसका पता हमें कैसे लगता है, जेम्स और मार्टिन के कथन से, जिन्होंने क्या कहा कि नया भूगोल अंग्रेजों द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने उपनिवेशों तक पहुंचाया गया था। तो जो अंग्रेजी सरकार थी उसके जो जो उपनिवेश थे, जिसमें से एक भारत भी था, यहाँ तक जो भूगोल की नॉलेज है, देखिए पश्चिमी जो देश हैं वो भूगोल के ऊपर लगातार शोध कर रहे थे। तो भूगोल की ये जो नई नई जानकारियां थी विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय लोगों तक पहुंची। और इन विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश सरकार ने की थी। भारत में जो पहला भौगोलिक संघ है 1920 में लाहौर में स्थापित किया गया था। तो 1920 में भारत का पहला भौगोलिक संघ कहाँ स्थापित हुआ? लाहौर में, जहां स्नातक कक्षाओं के साथ एक कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद फिर 1924 में अलीगढ़ में, 1927 में पटना में इन कॉलेजेस की स्थापना हुई। और इसके बाद जो भौगोलिक अध्ययन है, आप कह सकते हैं लगभग लगभग 20वीं शताब्दी से भारत में शुरू हो पाया। यानी एक सब्जेक्ट के रूप में जो 20वीं शताब्दी है वो भारत में भौगोलिक अध्ययनों के शुरुआत की शताब्दी थी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फैक्ट्स को रट लीजिए। जैसे भारत में पहला भौगोलिक संघ कहाँ बना? अगर आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है तो आपको पता होना चाहिए लाहौर में। अगर आपको पीसीएस का एग्ज़ाम देना है तो भी आपको कुछ मेन मेन बातें पता होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, जो प्राचीन भारत है हमारा, वेद और उपनिषद के समय का भारत, वहाँ से चलते हुए फिर मध्यकालीन भारत जिसमें मुगल वगैरह सभ्यता आ जाती है, और उसके बाद जो आधुनिक भारत है, यहाँ तक अलग अलग काल में किस तरह से भारत में भूगोल का विकास हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले प्राचीन साहित्य की बात कर रहे हैं, फिर मध्यकालीन की बात करेंगे। तो देखिए, प्राचीन साहित्य में भारतीय भूगोल की जड़ों को समझते हैं। हिंदी में ज्योग्राफी को भूगोल कहा जाता है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का मतलब है राउंड शेप, यानी कि गोल। तो जो गोल पृथ्वी है इसका अध्ययन करना, यही भूगोल हो गया। भूगोल शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। तो इससे एक चीज क्या पता चलती है कि देखिए, जब दुनिया की अनेक सभ्यताएं, हम लोगों को पता है, क्या मानती थी कि पृथ्वी जो है फ्लैट है, लेकिन भारत की सभ्यता ने हमेशा से क्या माना कि पृथ्वी गोल है। इसीलिए ये भूगोल शब्द हमारे सामने आया। तो इसका अर्थ है कि प्राचीन काल से ही भारतीय विद्वान पृथ्वी को गोल मानते थे, जो कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं के विपरीत धारणा थी, जो कि पृथ्वी को सपाट डिस्क के रूप में मानती थी। देखिए, यूरोप में तो बहुत लंबे समय तक लोग मानते रहे कि जो पृथ्वी है वो सपाट है, जबकि भारत में ये पता था भारतीयों को कि पृथ्वी गोल है। ये तब स्पष्ट होता है जब कोई इस तथ्य पर ध्यान देता है कि उस समय के कई विद्वानों को पृथ्वी से संबंधित विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त थी।
तो भारत के बहुत सारे अलग अलग विद्वान थे जिनको हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है, इससे संबंधित अलग अलग विषयों में बहुत ज़्यादा डीप जानकारी थी। तो एक दो देख लेते हैं। देखिए, जैसे आचार्य कपिल हैं, उनको कॉस्मोलॉजी की बहुत अच्छी जानकारी थी। जो आचार्य भारद्वाज थे, उन्होंने एविएशन टेक्नोलॉजी पे अच्छा काम किया। जो हमारे बौधायन बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं। तो यानी कि भारत में इतना ज़्यादा ज्ञान का संग्रह हुआ था, इतनी ज़्यादा अलग अलग खोजें हुई थी कि भारतीय जो भूगोल है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा व्यापक था। तो देखिए, ये जो कार्य हुए अलग अलग, चाहे वो किसी भी फील्ड में हुए हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में हो, एविएशन की फील्ड में हो, इनका प्रभाव क्या हुआ? इन सभी कार्यों ने बड़े पैमाने पे क्षेत्रीय भूगोल, भौतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान और व्यवहारिक भूगोल की शाखाओं को लाभान्वित किया। तो भारत में जो अलग अलग विद्वानों ने काम किए, उसकी वजह से भूगोल की अलग अलग शाखाएं, जैसे कि रीजनल ज्योग्राफी है, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, इन सभी को लाभ मिला। आर्यभट्ट हो, भास्कराचार्य हो, ब्रह्मगुप्त हो, वराहमिहिर हो, इन प्राचीन विद्वानों ने खगोल विज्ञान में योगदान दिया था। जहां उन्होंने ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की चाल क्या है, ग्रह किस तरह का बल एक दूसरे पे लगाते हैं, अक्षांश, देशांतर, स्थानीय समय, दिशाएं, कार्डिनल बिंदु, इन सभी सिद्धांतों को, इन सभी अवधारणाओं को सामने रखा। तो आपको ये लिख के कैसे आना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, इनका रेफरेंस देते हुए आप बताएंगे कि इन्होंने अलग अलग खोजें की, जैसे कि ग्रहों की चाल क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, इन सभी की खोजें की हमारे भारतीय विद्वानों ने। और इसका फायदा क्या हुआ कि जलवायु विज्ञान है, भौतिक भूगोल है, ये सभी भूगोल आगे बढ़ सके। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है। लगभग 1500 साल पहले कॉपरनिकस और गैलीलियो ने जो सुझाव दिए थे, वो उनके द्वारा मुख्य रूप से प्रतिपादित नहीं थे, बल्कि भारतीय जो विद्वान हैं उन्होंने पहले उनको सामने रखा था। एक और अवधारणा देखी जा सकती है कि वैदिक काल से ही भारत की जो है, यानी कि हमारे जो भारतीय सभ्यता है, वो वैदिक काल से ही मानती है कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमारा पूरी की पूरी दुनिया है, ये 5 तत्वों से मिलके बनी है। कौन से 5 तत्व? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं? कहीं ना कहीं जो भारत की भूगोल में बढ़त थी, भारतीय सभ्यता के पास भूगोल की जो डीप जानकारी थी, उसको ये चीजें दर्शाती हैं। तो उस समय संचार के साधन समाप्त थे, तो इसलिए जो अलग अलग विद्वान हैं उनके पास पृथ्वी के बारे में सीमित ज्ञान था। देखिए, आज तो आप जीपीएस की मदद से जो पृथ्वी पर छोटे से छोटे हिस्से हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक समय पे विश्व के जो अलग अलग हिस्से थे वहां पर खोज अभियान चला करते थे, उनकी जानकारी कम थी। इसके बाद भी जो भारत है हमारा, जो यानी कि जो भारतीय भूगोल है, उसमें बहुत सारे चीज़ों की, बहुत सारे कह लीजिए कि भौगोलिक स्थानों की जानकारी भारत में थी। जैसे कि हमारे पुराणों में 7 द्वीपों का उल्लेख है। जम्बू द्वीप, क्रौच द्वीप, इस तरह से करके 7 द्वीप हैं जिनका उल्लेख हमारे पुराणों में है। तो देखिए, इनमें से कुछ फैक्ट आप याद कर लीजिए, फिर कुछ और भी फैक्ट हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको जितना फिर ज़रूरत लगे आप याद कर सकते हैं। पर कुछ मेन फैक्ट आपको मैंने बता दिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? जो भारत का सबसे पुराना काल है, जो पौराणिक काल है, उस समय किस तरह का भारत में भूगोल था, किस तरह से भूगोल का विकास हुआ, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब मध्य युग की बात करते हैं। मध्ययुगीन काल के दौरान ज्ञात विश्व की भौगोलिक सीमाएं भारतीयों के लिए विस्तारित हुई, यानी कि भारतीयों ने जो कह लीजिए कि भारतीयों को जिन स्थानों की जानकारी नहीं थी, उन स्थानों की भी जानकारी हम लोगों ने धीरे धीरे मध्य युग में प्राप्त की। तो भारतीय लोग कंबोडिया जैसे देशों में गए और यहाँ तक कि एक छोर पर चीन से और दूसरे छोर पर ग्रीस के साथ व्यवहार करते थे, अब व्यापार करते थे। तो देखिए, भारत के व्यापारिक संबंध कितने व्यापक थे। एक तरफ चाइना से लेके दूसरी तरफ जो ग्रीस देश है, यानी कि ये पूरे के पूरे इतने लंबे इलाकों में भारत जो है अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए हुए था। कुल मिलाकर के भारत की जो अलग अलग इस पेजेस की, अलग अलग स्थानों की जो भौगोलिक समझ है, वो व्यापक हो रही थी। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि भारतीय लोग जो हैं वो अरबों के संपर्क में आए, यानी अरेबियन जो सभ्यता है उसके संपर्क में भारतीय लोग आए,
जब मुसलमानों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया तो ये प्रभाव और अधिक प्रमुख हो गया। तो जब मुस्लिम शासक जो हैं उन्होंने भारत को जीत लिया तो जो अरबी सभ्यता का प्रभाव है वो भारत के ऊपर और ज्यादा पड़ा। इस समय के सबसे महत्वपूर्ण लेखों में से अल-बरूनी की तारीख़ हिंद है, जिसमें उन्होंने भारत के भूगोल का वर्णन किया है। तो तारीख़ हिंद जो है इससे हमें भारत के भूगोल की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो अल-बरूनी है, इब्न बतूता है, अबुल फजल है, इन लोगों ने भी भूगोल के क्षेत्र में मध्य युग में अच्छा खासा काम किया। जैसे अल-बरूनी की हो गई किताब अल हिंद हो गई, इसी के साथ इब्न बतूता की एक यात्रा वृत्तांत हो गया, अब अबुल फजल का अकबरनामा हो गया जिसमें खासकर कि आईने अकबरी जो तीसरा खंड है, ये सारे भारत के भूगोल की हमें अच्छी जानकारी देते हैं। तो ये मध्य युग के दौरान भारतीय भूगोल कैसे विकसित हुआ इसको हम लोगों ने समझा। अब देखिए सबसे डिटेल में जो बात करेंगे वो है ब्रिटिश भारत में भूगोल का कैसे विकास हुआ। यानी कि जब अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया तब भारत में भूगोल का विकास कैसे हुआ। तो जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है कि एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में यानी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में भूगोल की नींव भारत में पड़ी औपनिवेशिक काल में, जबकि अंग्रेजों का भारत पे शासन था। तो इस समय पे स्नातक कक्षाओं वाले बहुत से कॉलेज शुरू हुए। उन कॉलेजों में भौगोलिक समाज और संघ बनाए गए। तो यानी कि बहुत से ऐसे कॉलेजेस थे जो आपको ज्योग्राफी में स्नातक की डिग्री देते थे। उसमें ज्योग्राफिकल सोसाइटीज़ थीं, ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशंस थीं। तो कुछ प्रमुख समाजों में करजन भौगोलिक सोसाइटी अलीगढ़ आ जाती है, मद्रास भौगोलिक सोसाइटी मद्रास, पटना कॉलेज भौगोलिक सोसाइटी पटना, कलकत्ता ज्योग्राफिकल सोसाइटी कलकत्ता, इसी तरह से बॉम्बे ज्योग्राफिकल एसोसिएशन बॉम्बे आदि आ जाती है। तो ये उस समय की जो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई सोसाइटीज़ हैं उसको हम लोगों ने देखा है। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। पटना के नाम से है तो पटना कॉलेज भौगोलिक सोसाइटी हो गई, मद्रास के नाम से है तो मद्रास भौगोलिक सोसाइटी हो गई। इस तरह से आप 3-4 सोसाइटीज़ का नाम याद कर लीजिए। अच्छा देखिए, अगर आप किसी देश पे शासन कर रहे हैं तो आपको उस देश के संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए। यानी किसी भी देश का भूगोल कैसा है, कहाँ पर संसाधन है, कहाँ पर किस तरह की संस्कृति है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे सर्वेक्षण संस्थाओं की स्थापना की। जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो गया, इसके अलावा फिर भूवैज्ञानिक, प्राणी, वनस्पति ऐसे करके बहुत सारे सर्वेक्षण विभागों की स्थापना की अंग्रेजों ने। इसके साथ ही मानव विज्ञान सर्वेक्षण सर्वेक्षण है, जनगणना के आंकड़े हैं, ये सारी चीज़ें भी समय समय पे प्रकाशित की जाती थी। इसके साथ ही भारत सरकार का जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग था वो जलवायु डेटा भी नियमित समय पे देता था। यानी कि किस तरह का क्लाइमेट रहने वाली है, किस तरह का मौसम रहने वाला है, इससे संबंधित जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिया करता था। तो धीरे धीरे भूगोल में आप कह सकते हैं, भारत में आप कह सकते हैं कि लगातार भूगोल का विकास हो रहा था। ब्रिटिश काल के अंत में भूगोल का अनुशासन, अब देखिए क्या है, जब ब्रिटिश काल समाप्त होने को आया तब भी भारत में भूगोल विषय के रूप में उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया था। यानी कि भूगोल में धीरे धीरे भारत में भूगोल का विकास हो रहा था। इसका कारण क्या था? एक तो जो जियोलॉजी है वो ज्योग्राफी पे भारी पड़ रही थी। यानी कि जियोलॉजी की स्टडी ज़्यादा हो रही थी बजाय ज्योग्राफी के। दूसरी चीज़ है कि जो ज्योग्राफी है ये कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट नहीं था। इसको जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं थे जिसमें आप जा कर के काम कर सके, उतना ज़्यादा कह लीजिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं था। तो इसलिए भी भूगोल के प्रति उतना ज़्यादा रुझान नहीं था। अब देखिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ब्रिटिश काल के बाद का जो समय था, यानी कि जो स्वतंत्र भारत है, उसमें किस तरह से भूगोल का विकास धीरे धीरे हुआ।